अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब हमने जो आज टॉपिक करना है दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, जो आपके बोन एंड जॉइंट्स की पैथोलॉजी का चैप्टर हम कर रहे हैं। उसमें आपकी मेटाबॉलिक डिजीज स्टार्ट हो रही है और इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंशाल्लाह डिटेल में कवर कराऊंगी। बहुत आसान है ऑस्टियोपोरोसिस में, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, एसीक्यू भी आता होता है, एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। और एक दफ़ा इसमें से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा, तो वो आपने ध्यान से सुन लेना। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, और डिक्रीज बोन डेंसिटी इतनी ज्यादा कि फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो आपकी, आप दो बातें याद रखने कि पीक बोन मास क्या होती है, कि आपकी बोन मास जिस टाइम आपकी जिंदगी का वो टाइम जब आपकी बोन मास सबसे मैक्सिमम होती है और उसके बाद ज्यादा नहीं हो सकती, कमी होगी, उसको हम पीक बोन मास कहते हैं, जो एज ऑफ 20 ईयर्स पे अचीव हो जाती है। 20 साल की उम्र के बाद आपकी बोन मास पर ईयर बहुत थोड़ी थोड़ी सी, बहुत माइन्यूट सी अमाउंट डिक्रीज होती रहती है, लेकिन वो डिक्रीज होती है, बढ़ती कभी भी नहीं। 20 साल की उम्र में पीक बोन मास अचीव होती है। एंड जो नॉर्मल बोन डेंसिटी या पीक बोन मास में कहूंगी दैट इज 3 to 5%। ठीक है, अच्छा, अगर इससे आप 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा आपकी बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए किसी एक बोन की या ओवरऑल सारी बॉडी की बोन्स की, तो हम कहते हैं कि उस बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। अब इसका 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन जाहिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला जाता है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट वांट टू नो कि किस लेवल पे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, कि जो आपकी पीक बोन मास है अगर उससे 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी डिक्रीज हो जाए, मतलब उतना ज्यादा डिक्रीज हो जाए आपकी बोन मास, तो उसको हम कहेंगे इस बंदे को ऑस्टियोपोरोसिस है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बताइए कि जो पीक बोन मास आपकी होती है एक नॉर्मल बंदे की मैक्सिमम 3 to 5%। अब जाहिर सी बात है कि एक एडल्ट बंदा है जो 60 ईयर्स का है, तो उसकी बोन मास तो नेचुरली एक 20 साल के बंदे से कम ही होगी ना, क्योंकि 60 साल की उम्र तक जाते जाते तो बोन मास वैसे ही कम हो जाती है। तो जो 60 ईयर्स की उम्र के बंदे के हिसाब से नॉर्मल बोन डेंसिटी या बोन मास है, उससे 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो कम आएगा, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। तो ये बात अपने जहन में रखने की, जाहिर है 20 साल और 60 साल की उम्र के बंदे की बोन की डेंसिटी में फर्क होता है, वो नेचुरल फर्क है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस में कंसिडर नहीं करना। ठीक हो गया, इतना याद रखने। एक और टर्म होती है ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया होता है हमारे पास कि रिड्यूस होना बोन की डेंसिटी का, लेकिन इतना ज्यादा रिड्यूस नहीं होना कि फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाए। तो वो कब हम कहते हैं, अगर 1 से लेकर आप समझ लें 1 से लेकर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो ना आपकी नॉर्मल बोन डेंसिटी से, जो बोन डेंसिटी है वो इतनी कम हो, तो उसको हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। उसमें ये होता है कि बोन की डेंसिटी तो डिक्रीज होती है लेकिन फ्रैक्चर्स का रिस्क ज्यादा नहीं हुआ होता। लेकिन जब यही चीज 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस में डेफिनेशन में ये बात आती है कि डिक्रीज इन बोन डेंसिटी टू सच एन एक्सटेंट दैट फ्रैक्चर्स रिस्क इज इंक्रीज्ड। ये बात याद रखनी, इस किस्म का एमसीक्यू आता होता है। वो आपको बताते हैं कि इतने स्टैंडर्ड डेविएशन कम है नॉर्मल से, तो बताएं क्या है बंदे को। तो याद रखने के ऑस्टियोपोरोसिस कब है और ऑस्टियोपीनिया कब है। कॉज क्या होता है इसका, बेसिकली बहुत सारी चीजें आपकी बोन की डेंसिटी को बनाने में रोल प्ले कर रही होती हैं। हर बंदे की बोन डेंसिटी डिफरेंट बनती है। अब एक बंदा जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं, डेफिनेटली उसकी बोन की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वो सुस्त है और उसकी बोन्स पे वजन ही कभी नहीं पड़ा। बोन्स पे वजन ही नहीं पड़ेगा तो बोन्स बनेंगे कैसे। तो डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी है। फिर आपकी डाइट है, जिसकी डाइट में कभी जिंदगी में कैल्शियम विटामिन डी अच्छी अमाउंट में नहीं है, उसकी बोन डेंसिटी कभी भी अच्छी अचीव नहीं हो सकती। इसी तरह फिर आपका हार्मोनल स्टेटस होता है, ये भी इफेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। सो एवरीथिंग मेक्स अ रोल इन योर मेकिंग नॉर्मल बोन डेंसिटी। और यही चीजें जब जरूरत से ज्यादा खराब होती हैं और नॉर्मल एक बंदे की लाइफ में नहीं होती, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। कॉजेज के हिसाब से ना हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है जो किसी और चीज की वजह से नहीं है, मतलब ये कि वो मेनली बोन्स में ही शुरू हो रही है जो भी प्रॉब्लम है। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस ये होता है कि आप किसी ड्रग्स, किसी मेडिसिन की वजह से सेकेंडरीली बोन्स इफेक्ट हो रही है। प्राइमरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेकेंडरी को भूल जाना है हमने फिलहाल। प्राइमरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द, मतलब दोनों ही होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है आपका सिनाइल टाइप, यानी ओल्ड एज में प्रॉब्लम आ रही है। ओल्ड एज में अब क्या प्रॉब्लम होती है, ओल्ड एज में सबसे पहला काम है फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, पहला काम फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हुई भी होती है, उसकी वजह से वैसे ही बोन्स पे जोर नहीं पड़ रहा होता, तो बोन्स जो है वो उस तरह से डेंसिटी अचीव नहीं कर सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ओल्ड एज में आपका ऑस्टियोब्लास्ट का जो बोन का फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। एक जवान बंदे में ऑस्टियोब्लास्ट तेजी से बोन्स को रिफॉर्म कर रहे होते हैं, टर्नओवर कर रहे होते हैं, लेकिन बूढ़ों में नहीं कर पाते। तीसरी बात, बूढ़ों में जो बोन को ग्रोथ जब होनी है तो उसके लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं वो भी कम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बोन जल्दी जल्दी नई बनती ही नहीं है। तो ये भी उसके
आपकी जो है ना बोन के टर्नओवर में डिले कर देता है। तो ये सारी बातें होती हैं जो ओल्ड एज के साथ एसोसिएटेड है और सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कर देती है, और कुछ आपकी हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस भी होता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो बेसिकली आपका ये दो मेन चीजें हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन कम हो जाता है, ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ के लिए रिलीज कम होते हैं जो कि आपकी बोन को बनने के बजाय उसको ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हर बंदे को तो नहीं होता, हम कहेंगे सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस हर बंदे को तो नहीं होता, लेकिन ये बात याद रखना है कि फिर वही बात आती है फिजिकल एक्टिविटी और डाइट आपकी उस चीज को कम कर देती है। अगर विटामिन डी अच्छा है, कैल्शियम अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ मेंटेन्ड है, आपकी बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं है, तो वो काफी अच्छा आपका सिनेरियो चलता रहता है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती ओल्ड एज में। वरना डेफिनेटली ओल्ड एज में ये दोनों काम हो ही रहे होते हैं हर किसी के साथ। अच्छा, दूसरा जो हम बहुत गौर से पढ़ेंगे वो पोस्ट मीनोपॉजल है। पोस्ट मीनोपॉजल का मतलब ये है कि हमारे पास मीनोपॉज के बाद आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है तो ईस्ट्रोजन का रिलीज कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर योर बोन का टर्नओवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यही बार मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको मैंने जो पहली वीडियो बोन्स की मैंने अपलोड की है उसमें मैंने आपको सारा बताया कि बोन का होम्योस्टेसिस और रीमॉडलिंग कैसे हो रही है, वो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो नहीं आएगा उसको ये बात कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो बोन का रैंक और रैंक एल की इंटरेक्शन ना हमेशा आपने याद रखनी है। जरा सा मैं मोटा सा रिपीट करती हूँ कि ये मेरे पास ऑस्टियोक्लास्ट का प्रिकर्सर है। किसका? ऑस्टियोक्लास्ट, बोन रिजॉर्प्शन सेल का ये प्रिकर्सर होता है जिसकी सरफेस पे मैंने आपको बताया था कि रैंक प्रेजेंट है, रैंक इज अ रिसेप्टर, ठीक है। अभी ये ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर है और ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, रैंक रिसेप्टर है जो इसकी सरफेस पे प्रेजेंट है। इस रैंक रिसेप्टर के साथ आके लाइगेंड ने लगना है, वो लाइगेंड जब आके इसके साथ लगेगा तो ही ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होगा और बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो लाइगेंड क्या होता है? रैंक एल होता है, ठीक है। रैंक लाइगेंड उसे हम कहते हैं रैंक लाइगेंड है एंड दिस इज रैंक। इन दोनों की इंटरेक्शन ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती है। और रैंक लाइगेंड किस चीज पे था? मैंने आपको बताया था कि ये लाइगेंड आपके पास आता कहाँ से? ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करते हैं। उसके अलावा आपके पास स्ट्रोमा में और सेल्स हैं जो रिलीज करते हैं, ठीक है, लाइगेंड को। उसके साथ हमारे पास एक चीज मैंने कहा था ऑस्टियोब्लास्ट एक चीज और रिलीज करते हैं जो कि थी ओपीजी ऑस्टियोप्रोटेजरिन। मैंने कहा था ऑस्टियोप्रोटेजरिन इज अ नेगेटिव रेगुलेटर, वो जाके इन दोनों की इंटरेक्शन को खत्म करवाती है और ऑस्टियोक्लास्ट के जो फंक्शन है जो वो रिजॉर्ब कर रहा है बोन को उसको रोकती है। ये सारा मैंने प्रोसीजर समझाया हुआ है आपको। अब ईस्ट्रोजन का रोल कहाँ पे है? ईस्ट्रोजन का रोल यहाँ पर है कि जब तक हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है ये जाता है और जो रैंक लाइगेंड है ना, ये मेरे पास सपोज कर लें कि ये छोटू सा गोला जो मैंने बनाया दिस इज रैंक लाइगेंड, और जो ईस्ट्रोजन है वो आकर रैंक लाइगेंड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, सपोज ऐसे करके आके जुड़ गया। और जब ये रैंक लाइगेंड जाएगा और जाके बाइंड करने की कोशिश करेगा विद इट्स रिसेप्टर रैंक, तो ये बीच में जो लाल वाला ईस्ट्रोजन है ना ये इसे बाइंड नहीं होने देता। बाइंड ही नहीं होने देगा तो इन दोनों का जंक्शन नहीं बनेगा, ऑस्टियोक्लास्ट्स एक्टिवेट नहीं होंगे और बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन बोन की रिजॉर्प्शन देर से करवाते हैं, डिले करवाते हैं, नहीं होने देता। और उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन ऑस्टियोप्रोटेजरिन ओपीजी की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा तो ऑस्टियोप्रोटेजरिन का भी काम ये कि इनकी इंटरेक्शन खत्म करके बोन रिजॉर्प्शन को रोकते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल हो जाता है खत्म। ये मीनोपॉज के बाद तो ईस्ट्रोजन नहीं आता, मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन नहीं आता, तो पहली बात तो ये कि रैंक एल और रैंक को रोकने वाला ये ईस्ट्रोजन यहाँ से चला जाता है। जब ये नहीं होगा तो रैंक एल और रैंक बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, बोन रिजॉर्प्शन करवाने लग जाते हैं जरूरत से ज्यादा। फिर ईस्ट्रोजन ओपीजी को ज्यादा करता था उसके लेवल को, अब ओपीजी का लेवल भी ज्यादा कोई भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपका ऑस्टियोक्लास्ट और में रैंक और रैंक एल की इंटरेक्शन मुसलसल है और उसकी वजह से आपका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मामला ये है कि हर तरफ रैंक और रैंक एल को जुड़ने का मौका मिल गया, ठीक है। ईस्ट्रोजन आके इसको भी रोक रहा था, इसको भी कह रहा था कि भाई इनको रोक दो, जो कि अब नहीं हो रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईस्ट्रोजन जो है ना वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करवाते हैं फ्रॉम साइटोकाइंस, क्यों, ठीक है। वो कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं याद रखने आपने, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। ये तीनों इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का भी जो फंक्शन ये है वो ये करवाते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट्स को एक्टिव करवाते हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द रिसेप्टर रैंक एंड इट्स लाइगेंड रैंक एल, ठीक हो गया जी। तो ये तीनों जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये भी आपकी बोन की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करा रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी बोन की रिजॉर्प्शन इस सारे प्रोसीजर की वजह से इंक्रीज हो जाती है आफ्टर मीनोपॉज। तो ये आपका मसला होता है कि पोस्ट मीनोपॉजल आपकी जो प्रॉब्लम है स्टार्ट हो जाती है। अब फिर वही बात आती है कि हर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल को तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में ये प्रोसेस थोड़ा बहुत चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा होता। और बोन डेंसिटी जरूरत से ज्यादा, मतलब पहले अगर होता था
है ना कि हर साल में सपोज कर लेते हैं 0.7% बोन डेंसिटी डिक्रीज होनी है, 0.7 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल से कम होनी है, सपोज कर रही हूँ मैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर मीनोपॉज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल बंदे में अगर 0.7 डिक्रीज हो रहा है ना, तो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में 2% कम होगी। लाइक इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है ईस्ट्रोजन ना होने की वजह से। लेकिन क्यों फिर फीमेल्स में डेवलप नहीं होता? इसीलिए फीमेल्स को कहते हैं कि भाई आपके लिए दूध, कैल्शियम, विटामिन डी बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट मीनोपॉजल पीरियड में ये कैल्शियम और विटामिन डी आपको फायदा देता है। जिन लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी जिनकी अच्छी होती है, जिनकी कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक अच्छी होती है, उनके ये फैक्टर्स इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते और उनका अच्छा प्रोग्नोसिस जाता है और उनका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप नहीं होता। तो ये बात होती है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, मैंने आपको पहले भी जिक्र कर दिए। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में आपको कैसे नजर आएगा? एक बोन जो कि आपको नॉर्मल, जिसकी ऐसे ऐसे स्पॉन्जी बोन अंदर से ना छोटे छोटे जिसमें सुराख नजर आएंगे, उसमें अब आपको बड़े बड़े सुराख नजर आने लग जाते हैं और बोन की डेंसिटी बीच में कम हो जाती है, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे बंदों में वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट बेयरिंग एरियाज है और उनकी जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उनमें काइफोसिस यानी कि कमर का झुक जाना बिकॉज ऑफ द वर्टिब्रास फ्रैक्चर, काइफोस्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ये सारी आपकी स्पाइन की एब्नॉर्मैलिटीज है। स्कोलियोसिस का मतलब होता है एक साइड पे स्पाइन का बेंड हो जाना, काइफोसिस होता है आगे बेंड हो जाना, लॉर्डोसिस होता है पीछे बेंड हो जाना। तो ये सारे आपके वर्टिब्रा के फ्रैक्चर्स की वजह से होता है। बाकी भी बोन्स का फ्रैक्चर का रिस्क काफी बढ़ जाता है, आपकी फीमर का फ्रैक्चर, आपकी स्पाइन का फ्रैक्चर, लाइक काफी सारे फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाते हैं। हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है? एक तो हमने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना होता है कि आपकी ईस्ट्रोजन की वजह से है या वजह क्या है, मतलब सिनाइल है या ईस्ट्रोजन थेरेपी की है या क्या सीन है। क्योंकि आपका जो हमारे पास ईस्ट्रोजन थेरेपी कुछ लोगों को दी जाती है, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल जिनको ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो रहा है, उन्हें ईस्ट्रोजन देते हैं हम ताकि उनका ये मसला ठीक हो। लेकिन ईस्ट्रोजन के और अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग शुरू करा देता है, डीवीटी शुरू हो जाती है आपकी। तो वो ईस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स हम फिर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसलिए हम उससे अवॉइड करते हैं। फिर क्या देंगे? हम बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। बिसफॉस्फोनेट्स वो ड्रग हैं जो रैंक एल और रैंक की इंटरेक्शन को खत्म करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एक ये देंगे हम। फिर एक और क्या देंगे? एक हमारे पास रैंक एल के अगेंस्ट एंटीबॉडी है जिसको डिनोसियोमैब कहते हैं। वो डिनोसियोमैब जो है ना, वो इस रैंक एल को डिक्रीज करती है, एंटीबॉडी है इसकी। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन कम हो जाता है। एक तो हमने ईस्ट्रोजन दे देना है, बिसफॉस्फोनेट्स दे सकते हैं, डिनोसियोमैब दे सकते हैं। और अभी मजीद रिसर्च की जा रही है, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ जो है ना वो ऑस्टियोब्लास्ट को बीच में से निकाल नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों की काम साथ साथ चल रहा होता है ना। तो हम चाहते हैं कि काम खराब भी ना हो और थोड़ा कम भी हो जाए। तो देखते हैं, मतलब अभी रिसर्च मजीद इस पर चल रही है। प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, अच्छी डाइट हो, कैल्शियम इनटेक हो, आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, ये सारी चीज़ें इसको प्रिवेंट कर देंगी। यहाँ पर बात खत्म कर दी है। इसमें से क्वेश्चन आता हो तो इसको अच्छे से कर लेना, किसी कोई मसला हो कि ना आसमी। थैंक यू।